हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस दो क्वेश्चन से जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिए थे करने के लिए। जिनमें से पहला क्वेश्चन था कि यदि दो दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है और उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना था। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा क्या है? थीटा यहाँ पर दो दर्पणों के बीच बनने का जो कोण है। तो यहाँ हम 360 को जब 40 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9। अब 9 एक ऑड नंबर है, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि ऑड नंबर जब आता है तो दो चीजें होती हैं ऑड में, एक सममित और एक असममित। यानी कि एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। सो असिमेट्रिकल जब हमको सवाल में नहीं दिया रहेगा कुछ भी तो हमको उसको क्या कंसीडर करना है? असममित। और असिमेट्रिकल का मैंने आपको बताया था उसको एन रहने देना है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल सममित आता है तो हम उसमें से -1 करते हैं। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन था कि यदि दो दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है और उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? सो अगेन फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। यहाँ हम 360 को 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा राइट आंसर आता है 6। अब 6 इवन नंबर है, तो मैंने बताया था जब इवन संख्या आती है, जब सम संख्या आएगी तो हमें उसमें से 1 को माइनस करना रहेगा। सो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले एक आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ शाइनी सरफेस, द फिनोमेना ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रिफ्लेक्शन ऑकर्स। मतलब तो जो परावर्तन की घटना घटित होती है भाई, इनमें से क्या कहलाएगी? लाइक पहला ऑप्शन है इरेगुलर यानी कि अनियमित परावर्तन, डिफ्यूज यानी कि विसरित परावर्तन, रेगुलर यानी कि नियमित परावर्तन और नॉर्मल यानी कि सामान्य परावर्तन। तो मैंने आपको वहां पे बताया कि सरफेस ना दो प्रकार की होती हैं। जब यहाँ पे चमकीली सतह की बात हो रही है यानी कि यहाँ पर बात हो रही है स्मूथ सरफेस की। स्मूथ सरफेस कहने का मतलब है कि एक सरफेस होगी बिल्कुल स्मूथ और एक सरफेस होती है रफ, जिसको हम बोलते हैं खुरदुरी सतह। सो जब चमकीली सतह पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो नॉर्मल के साथ जितने एंगल पर वो इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इस के द्वारा जो हुआ रिफ्लेक्शन है इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा था कि दो मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर पुट किया जाता है, तो यहाँ क्या बनता है आप समझना है। जब हम दो दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पर हम रखते हैं तो आपको ध्यान देना है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होकर जाती हैं। अब कैसे इसको समझ लीजिए। ये 30 डिग्री एंगल पर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होती है, तो हम जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और मैथ में हम जानते हैं कि जब ये 30 है तो एकांतर कोण में ये भी कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। अब अगर ये 30 है तो ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना होगा? ये 60 होगा। अगर ये आई हो गया तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। और हम जानते हैं ये 90 होता है, तो अगर ये 60 है तो ये 30 है। तो अब देखेंगे, जब निकल रहा है तो ये भी क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है और ये भी 30 डिग्री का एंगल बना के ही आया था। यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। सो ये लिखा है यहाँ पर इंसिडेंट रे पैरेलल होती है रिफ्लेक्टेड रे के इफ टू मिरर्स अलाइन एट 90 डिग्री एंगल। यानी कि हम जो इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होंगे यदि दो दर्पण 90 डिग्री के एंगल पर जो है अलाइन किए जाएं। क्लियर है? अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक होने वाला है अपवर्तनांक। बिकॉज हमको अपवर्तन समझने के लिए अपवर्तनांक पहले जानना आवश्यक है। तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, या हम उसको म्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, इनके जो अनुपात होते हैं उनको हम अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की स्पीड निर्वात में यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है, और किसी मीडियम में लाइक एयर, वाटर, केरोसिन, किसी भी माध्यम में डायमंड, इसमें प्रकाश का जो वेग है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखेंगे आप, वैक्यूम में अपवर्तनांक होता है 1। अगर हम एयर की बात करते हैं तो होता है 1.0003। वहीं हम आइस की बात करते हैं तो होता है 1.31।
वाटर 1.33 यानी कि 4/3 भी कहते हैं इसको। केरोसिन मिट्टी के तेल का होता है 1.44। वहीं अगर हम ग्लास का देखते हैं तो 1.5 और ग्लिसरीन का भी 1.5 होता है। और डायमंड का होता है 2.42। यानी आप देखेंगे मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड का है और सबसे कम होता है वैक्यूम यानी निर्वात में। अब ध्यान रखिएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम है, वैल्यू कम है, तो आपको समझना है कि वो विरल माध्यम है। और यदि म्यू का मान अधिक है तो आपको समझना है वो डेंस है। मीन्स आप बताइए, इन सबको हम सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सघन कौन सा होगा? डायमंड। और सबसे ज्यादा विरल यानी कि रेयरर कौन होगा? वैक्यूम। और आप देखेंगे वैक्यूम में वैल्यू कितनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? 1। और डायमंड में कितनी है? 2.42। तो वही यहाँ पे कहा गया कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज्यादा है तो वो माध्यम कैसा है? डेंस है, सघन है। और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो वो माध्यम कैसा है? वो विरल है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है c अपॉन म्यू। यहाँ पर v क्या है? v है यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल। अब वो कोई भी माध्यम हो सकता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए। लाइक वो माध्यम वाटर हो सकता है, वो माध्यम केरोसिन हो सकता है, वो माध्यम डायमंड हो सकता है। उसमें प्रकाश की चाल अगर निकालना होगा तो हमें प्रकाश की चाल जो निर्वात में है उसको और डिवाइड करना होगा कि जिस माध्यम में हम उसकी चाल निकाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। लाइक हम एयर में देख रहे हैं तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पर 1.0003 पुट करेंगे। अगर हम आइस में देख रहे हैं तो 1.31 पुट करेंगे। ये इसका फॉर्मूला है। सो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होती है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी मीडियम का निकाल सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके आएंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन v। यानी अगर हम म्यू का मान निकालेंगे तो ये v कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो म्यू बराबर हो जाएगा c अपॉन v। यानी अगर हमें माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना हो तो हमें निर्वात में प्रकाश की चाल से डिवाइड करना पड़ेगा माध्यम में प्रकाश की चाल को, और जो हमारा आंसर आएगा वही आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो ये सारी थ्योरी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए, एग्जाम में कुछ इस टाइप से प्रश्न आते हैं कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें एक फॉर्मूले का पैटर्न जो है वो समझना होगा। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? म्यू जी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज किया है। जैसे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कैसे हुआ? तो म्यू जी यानी जिसका पूछा जाए उसको हमें ऊपर रखना है। मीन्स किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। पूछा किसका है? कांच का, यानी गिलास को हमने ऊपर रखना है। और जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको हमें अपॉन में नीचे रखना है, यानी कि म्यू डब्ल्यू। तो जिसके सापेक्ष पूछे उसको हमेशा नीचे रखेंगे और जिसका पूछे उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। इसी को हम दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू म्यू जी। डब्ल्यू का मतलब है, यानी आगे हम उस वैल्यू को रखते हैं जिसके सापेक्ष पूछा है और पीछे हम उस वैल्यू को रखते हैं जिसका पूछा है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे लिखा है पानी में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर हमें पानी में प्रकाश, तो ये सिंपल हो गया, यानी किसी मीडियम में हमें प्रकाश की चाल बताना है। तो मीडियम में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर c अपॉन म्यू। अब v डब्ल्यू बराबर c अपॉन म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। म्यू डब्ल्यू यहाँ पर बता रहा है कि माध्यम में जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, यहाँ पर बता रहा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखेंगे, हम सब जानते हैं वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ और म्यू डब्ल्यू यानी वाटर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं 4/3 होता है। तो यहाँ से ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 नीचे रहेगा इंटू 10⁸ और जब हम 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ये पानी में प्रकाश की चाल आ रही है। क्लियर है? दूसरा, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, मान लीजिए ये हैं, ये जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि पानी के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक क्या है, इनको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनका जो वैल्यू आएगा वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हमेशा एक या एक से ज्यादा होगा। लाइक आप देखेंगे सबसे कम वैक्यूम का होता है एक, उसके बाद आपको सब एक से ज्यादा ही मिलेगा। तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्लियर है? अब देखिए, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर एंड कलर ऑफ लाइट। जो अपवर्तनांक होता है उसका जो मान है वो माध्यम की प्रकृति, यानी वो माध्यम कैसा है, रेयर मीडियम है या डेंस मीडियम है, तो माध्यम की प्रकृति, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, और प्रकाश की रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, इन दोनों को तो हम समझ सकते हैं क्योंकि अभी मैंने देखा था कि डेंस माध्यम होगा तो जो लाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाएगा,
और रेयर यानी कि विरल माध्यम होगा तो लाइट का स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो मीडियम डेंस हो जाएगा, और अगर तापमान ज्यादा होगा तो कण जो है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जिससे माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। बट प्रकाश की रंग पर क्या निर्भरता है उसको हम देखते हैं। तो हम सब जानते हैं ये हमारे 7 कलर हैं जिसको हम विबग्योर कहते हैं, बैगनी, है ना, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब हम वेवलेंथ के सीक्वेंस में इनको अरेंज करते हैं तो हमने पहले पढ़ा है, वी नो, हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 1/लैम्डा होता है, यानी जो अपवर्तनांक होता है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो आप जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। यदि लैम्डा का वैल्यू कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आप बताइए, इन सब में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ यानी लैम्डा किसका है, रेड का। तो हम सब जानते हैं सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, लाल का। यानी हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, मिनिमम, मिनिमम, न्यूनतम। और हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो मान है म्यू, वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, वो होगा वॉयलेट के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसा होगा, मैक्सिमम। या इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो रेड के लिए सबसे कम और बैगनी के लिए सबसे ज्यादा होगी। चलिए अब इसी आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग लैम्डा बढ़ता है तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो हमने अभी देखा, अगर इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि लैम्डा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, तो हम कह सकते हैं घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे एक ही माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का सही क्रम क्या होगा। तो एक ही माध्यम में विभिन्न रंगों के लिए प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, तो देखिए हमने कहा था ये वॉयलेट, वॉयलेट से ज्यादा ब्लू का, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, वॉयलेट का, और सबसे कम किसका होगा, रेड का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो मैंने कहा था जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे लिखना और जिसका निकालना है उसको ऊपर। तो हमें निकालना किसका है, पानी के सापेक्ष, तो हम वाटर को रखेंगे नीचे, और निकालना किसका है, कांच का, तो उसको रखेंगे ऊपर। अब हम कांच का रिफ्लेक्ट जाते हैं 3/2 होता है, और वाटर का आता है 4/3। इनको हम सॉल्व करेंगे, थ्रू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9, एंड ये 4 2 से मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 8, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/125। क्लियर है। तो ये इंडिकेट करता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है ऊपर 1 म्यू 2, इसका मतलब है म्यू 2/म्यू 1, जो बता रहा है कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 4। तो 1 म्यू 2 का मतलब है म्यू 2/म्यू 1, 2 म्यू 3 का मतलब है म्यू 3/म्यू 2, और 3 म्यू 4 का मतलब है म्यू 4/म्यू 3। यहाँ पर म्यू 2 से म्यू 2, म्यू 3 से म्यू 3 आएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या बचेगा लास्ट में, म्यू 4/म्यू 1। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी वगैरह में देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल में। अब देखिए दोस्तों, हमें अब देखना है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When light enters from one transparent medium to another transparent medium, this event is called refraction। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दो मीडियम हमने लेके रखे हैं यहाँ पे, एक जिसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है, और एक जिसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है। तो ये डेंस मीडियम हो जाएगा, और ये रेयर यानी कि विरल माध्यम हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, यानी कि प्रकाशिक विरल माध्यम, और इसको बोलेंगे हम प्रकाशिक सघन माध्यम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब जब हम इनसे लाइट को गुजारते हैं दोनों मीडियम से, तो आप देखेंगे जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल तेज होगी, यानी कि फास्ट होगा। वहीं आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में देखेंगे तो प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी, स्लो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सॉलिड, लिक्विड, गैस और निर्वात में सबसे कम होगी सॉलिड में, और मैक्सिमम होगी वैक्यूम में। वैक्यूम में होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या हम बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ये अप्रोक्स वैल्यू है और ये एक्यूरेट वैल्यू है। हमें याद रखना है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब, और ये बताया था ओली रोमर ने सन 1676 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमने दो मीडियम लिए हैं, एक विरल और एक सघन। यहाँ पर भी एक सघन और एक विरल। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन में उसकी स्पीड स्लो होगी, और एकदम से विरल में जाएगा तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अभिलंब से दूर हटता है। तो अभिलंब से कितना दूर हटा, इतना, यानी बेसिकली इसको जाना चाहिए था ऐसा, ये जा रहा है इतना। तो इसको अपन बोलेंगे आर। ये हो गया आई। आई यहाँ पर है अपना आपतन कोण, आर है यहाँ पर अपवर्तन कोण। तो ये जो इतना डेविएट हुआ है इसको हम बोलते हैं विचलन कोण। तो अगर हमें विचलन कोण का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे,
हम आर माइनस आई कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, अगर विरल माध्यम से जा रहा है तो यहाँ पे इसकी स्पीड तेज होगी, और जैसे ही सघन माध्यम स्पीड स्लो होगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा। यहाँ अभिलंब से दूर हो रहा था, यहाँ अभिलंब की ओर झुकेगा। यानी इसको जाना ही चाहिए था सीधा, वो जा रहा है यहाँ पे, यानी अभिलंब की ओर झुक गया है। तो बेसिकली ये आई है, ये एंगल आर है। तो इधर कितना डेविएट हुआ है वो डेल्टा। तो अगर यहाँ से हम डेल्टा का मान निकालेंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। तो डेल्टा क्या है यहाँ पर, विचलन कोण। दूसरा, इन दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे यहाँ पर एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से, तो आर इज ग्रेटर देन आई। लेकिन वहीं यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, एंगल आई बड़ा होगा आर से, सो एंगल आई इज ग्रेटर देन आर। लेकिन याद रखेंगे, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आवृत्ति, आयाम और रंग ये परिवर्तित नहीं होते हैं, बाकी सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे तरंग दैर्घ्य लैम्डा परिवर्तित हो जाएगा, अपवर्तनांक उसका और वेलोसिटी ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन आवृत्ति, आयाम और रंग ये परिवर्तित नहीं होते हैं। इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। अब नेक्स्ट देखिए, तो यही भी हमने देखा कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जा रही है अभिलंब की ओर झुक गई है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर, यानी ये जा रही है अभिलंब की ओर झुकना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से दूर हो जाती है। यहाँ अपवर्तन के नियम अगर हम देखते हैं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पहला जो नियम है वो अब परावर्तन के ही समान है, बस यहाँ परावर्तन की जगह अपवर्तन आएगा। दूसरा, सेकंड नेम यहाँ पर आ जाएगा स्नेल का नियम। स्नेल यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, कहते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, नियत होती है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू होता है, और म्यू का मतलब यहाँ पर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू वन का हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि म्यू बराबर होता है सी अपॉन भी, यानी अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हम जानते हैं सी की वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर एक मान लेंगे, यानी कि भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा म्यू के, यानी जिसका म्यू ज्यादा होगा वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो तेज वो बहुत कम होगी। यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वहां पर स्पीड स्लो होगी, और जहां अपवर्तनांक कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी। सो इसी प्रकार से हमने अभी देखा है कि जो भी बराबर एफ लेमडा होता है, लेकिन एफ यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि आवृत्ति भी नहीं बदलती है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा के। यानी अगर भी बढ़ेगा तो लेमडा भी बढ़ेगा, और लेमडा घटेगा तो भी घटेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं स्नेल के नियम में, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन तो हमारा सेम फॉर्मूला है। अब म्यू टू का हमने देखा था, म्यू टू का अपोजिट यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, तो म्यू टू का रिलेशन बनेगा वी टू से, वो वी टू कहाँ जाएगा, नीचे। और म्यू वन का रिलेशन बनेगा वी वन से। और हमने देखा था भी और लेमडा समानुपाती होते हैं, इसलिए वी वन समान वी वन अपॉन वी टू बराबर हो जाएगा लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। ये पूरा स्नेल का नियम है जो कि हमें याद रखना है। एग्जाम में हम इन दोनों को साथ में वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं किसी न्यूमेरिकल का, इन दोनों वैल्यू को साथ में रख के निकाल सकते हैं, इन दोनों वैल्यू को साथ में निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। अब हम आगे देखते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि समांतर भुजा वाली ग्लास स्लैब में पार्श्व विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि जो इनका पार्श्व विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ है। तो देखिए, एक कांच स्लैब से जब लाइट एंटर करती है तो ये एयर माध्यम है जो कि रेयर है एज कंपेयर टू ग्लास। तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो लाइट आनी चाहिए थी, इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभिलंब की ओर टिल्ड हो जाती है। तो ये एंगल आई बनता है, ये एंगल आर बनेगा। अब जब ये टिल्ड हुई आगे बढ़ती है तो यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। अब यहाँ पर कांच है और यहाँ पर अगेन वायु है, तो अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर हटेगी और इस प्रकार से निकल जाती है। मीन्स इसको जाना चाहिए था ऐसा, और जब ये निकलेगी इस प्रकार से तो इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ये कौन सी है, निर्गत। और ये थी आपतित किरण जो आनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो किस हिसाब से बन सकता है, देखिएगा। यहाँ पे आपतित किरण और निर्गत किरण यानी कि इमरजेंट जो रे है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। इन दोनों के बीच की जो अपन ने डिस्टेंस रखी है वो डी है। यहाँ पर टी है जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस, मोटाई। तो आर यहाँ पर क्या है, अपवर्तन कोण है। आर क्या है यहाँ पर, अपवर्तन कोण। आई है आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट रे, और ई है यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि निर्गत कोण। यहाँ पर ई है निर्गत कोण। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा D इज इक्वल टू टी वन माइनस वन अपॉन म्यू। यहाँ पर D क्या है, D इन दोनों के बीच का जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, T यहाँ पर है थिकनेस, किसकी थिकनेस, ग्लास स्लैब की। क्लियर है।
तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आगे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं। हालांकि याद रखेंगे ई बराबर आई होगा हमेशा, यानी कि जो ई है और आई है, यानी कि जो आपतन कोण है और जो निर्गत कोण है उसकी वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी, जबकि आई इज ग्रेटर देन आर होगा, आई का मान आर से बड़ा होगा। ये हमें दोनों बातें याद रखनी है इस वाले कॉन्सेप्ट में। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें देखने हैं परावर्तन के अनुप्रयोग, यानी कि परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं। तो जल में तिरछी रखी और अंततः डूबी छड़ी या पेंसिल जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। मीन्स ये कोई वाटर का कोई हमने बाउल लिया है, इसमें पानी भरा हुआ है। आप देखेंगे इसमें पानी भरा हुआ है, और अगर इसमें हम एक पेंसिल को डालते हैं, किसी छड़ को रखते हैं, तो वो छड़ हमें कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, थोड़ी सी टिल्ड प्रतीत होती है, लाइक कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगी। तो ये किसकी घटना का उदाहरण है? ये अपवर्तन, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्लियर है? इसके अलावा जल के नीचे रखी वस्तु ऊपर उठी हुई दिखना, जल का तालाब उससे कम गहरा प्रतीत होना, ठीक है ना? कांच के गिलास में जल में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। निर्मल रात्रि में तारे जो हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इनमें माने जाते हैं वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि तारों का टिमटिमाना। तो उसको हम अपवर्तन तो कहेंगे, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। वहीं अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट, यानी सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद भी दिखाई देना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। जैसे आप देखेंगे कांच के ग्लास में नींबू रखे हुए हैं, तो ये अपने वास्तविक आकार से बड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। उसी प्रकार से तारों का टिमटिमाना, तारों के टिमटिमाने की घटना और सनराइज अर्ली और डिले, इसकी भी घटना सेम है। जैसे हम जानते हैं एक हॉरिजन होता है, तो एक्चुअल में सन की पोजीशन ये है, आप समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे, कि सन की एक्चुअल पोजीशन ये है, और सन की जो लाइट है, क्योंकि अभी वो क्षैतिज के नीचे है, तो सन की जो लाइट है वो जा रही होंगी, और जब हमारे ये वायुमंडल से टकराती हैं, तो ध्यान रखना वायुमंडल की हर लेयर का जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है, यानी उन सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। मीन्स जो धरातल के बिल्कुल पास है वो एकदम से विरल माध्यम होंगी, और जो सबसे ऊपर है वो सघन माध्यम होगी। तो अंतरिक्ष में तो निर्वात है, यानी कि निर्वात जो है वो सघन है, विरल है, और यहाँ जो वायुमंडल है वो सघन है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो विलंब की ओर झुकता है, इसलिए ये किरणें जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन कुछ इस प्रकार से टिल्ड हो जाती हैं, और ये हमारी आंखों, अब हमारी आंखें हमेशा क्या मानती हैं, ये दोनों आगे जाके कहाँ मिल रही हैं, हम एक्चुअल में सन की पोजीशन को यहाँ देखते हैं, और इन दोनों पोजीशन में 2 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य हमें सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के पश्चात भी दिखता है, और वो डिफरेंस कितना है? 2 मिनट का। और इसका रीजन है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इनको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही तारों का टिमटिमाना भी हम देख लेते हैं। देखिए बेसिकली ये सनलाइट है, जो लाइट रे आ रही है, अब ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ निर्वात था, तो ये रेयरर मीडियम है, अब एकदम से वायुमंडलीय परतों में आएगा, तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है। उसके बाद फिर अब ये सघन होगा तो ये विरल होगा, तो ये थोड़ा विलंब से दूर हटेगी। अब ये सघन है, ये विरल है, तो ये एकदम से दूर हटेगी। इस प्रकार से एक्चुअल पोजीशन उसकी ये है, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है देखने का, वो हम इसको कहाँ मानेंगे? यहाँ। वो ऐसा हर क्षण, चूंकि हमारा वायुमंडल भी कैसा है, ये स्थिर तो है नहीं, स्थिर तो है नहीं, ये भी मूवमेंट करता है, तो इसके मूवमेंट से इसकी पोजीशन कभी हमें यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगी, और हम कह देंगे जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ट्विंकलिंग होते हैं। लाइक आप देखेंगे ये स्टार है, ये इसका रे पाथ है, अब ये आ रही है और वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करती है तो टिल्ड हो जाती है, और हमारी आंखें क्या देखती हैं कि ये प्रकाश जो स्टार है वो यहाँ पर होगा। अब चूंकि हमारा जो पूरा वायुमंडल है वो मूवमेंट करता है, तो उसके मूवमेंट करने से कभी हमें स्टार की पोजीशन यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ। और ये कैसी है? ये अपरेंट स्टार पोजीशन है, यानी कि ये बेसिकली रियल नहीं है। ये कैसी है? ये आभासी तारे की स्थिति है। तो इस प्रकार से ये हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये भी सब रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं, अपवर्तन के उदाहरण हैं। ये आपको याद रखने हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब एक न्यूमेरिकल है। जैसे एग्जाम में जो सवाल दिया हुआ है इसमें, कि दिए गए चित्र में प्रकाश के किरण की एक बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन कोण क्या होगा? तो देखिए ये दर्पण के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 30 हम सब जानते हैं, ये पूरा कितना होता है? 90। अब 90 में से 30 गया तो कितना बचा है? 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? एंगल आई 60 डिग्री। और ये एंगल आई 60 डिग्री है, तो आई और आर बराबर होते हैं, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब पूछा परावर्तन कोण, तो आपतन कोण 60 है, तो परावर्तन कोण भी 60 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता। ये ग्रुप डी में पूछा गया है और समतल दर्पण हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो समतल दर्पण का हमें पता था कि मैग्निफिकेशन पावर होती है +1। प्लस का मतलब होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और जो सीधा होता है वो कैसा होता है, वो आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। यानी कि जो इरेक्ट होता है वो वर्चुअल होता है। तीसरा, एक का मतलब है वस्तु के आकार का, सेम एज ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार का जो है वो प्रतिबिंब बनता है। तो ये सारी बातें जिस भी ऑप्शन में एप्लीकेबल होंगी वो हमारा राइट होगा। तो समान आकार का ठीक है, सीधा, पार्श्व, तौर पर उल्टा और आभासी। यहाँ पे समान आकार का सीधा, सीधा उल्टा दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अलग आकार गलत, अलग आकार गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान आकार का बिल्कुल सीधा होता है, वर्चुअल होता है, और पार्श्व तौर पर उल्टा। पार्श्व तौर पर उल्टा का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक इंसान है और यहाँ पे ये समतल दर्पण लगा हुआ है, अगेन सेम वही इंसान है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसका ये वाला जो हाथ का मूवमेंट है वो होगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका अगर खड़ा है तो ये इसका लेफ्ट है, ये राइट हैंड है, बट यहाँ पर देखेंगे तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्ट, यानी कि पार्श्व उल्टा, नहीं राइट का लेफ्ट दिखना और लेफ्ट का राइट दिखना। सो ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं ऑप्शन नंबर ए पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक कॉन्सेप्ट और देखना है इसी में, वास्तविक और आभासी गहराई, रियल और अपरेंट डेप्थ। तो सबसे पहले समझिए, ये एक कोई पानी से भरा एक बास्केट है, इसमें वस्तु यहाँ पे रखी है। अब देखिए जब वस्तु है तो इस पर लाइट रे पड़ रही होगी, अब लाइट ये बाहर रिफ्लेक्ट करेंगी, नहीं बाहर निकलेंगी। तो मान लीजिए एक लाइट रे ये जा रही है और एक लाइट रे ये जा रही है। चूंकि ये वाटर में थे, अब ये एकदम से कहाँ जा रहे हैं, एयर में, यानी कि वायु में। तो ये सघन माध्यम था, ये विरल है। जब इन दोनों का हम नॉर्मल बनाएंगे तो हम सब जानते हैं अभिलंब से दूर की ओर हटेंगे, तो दूर की ओर हटके ये कुछ इस प्रकार से जाते हैं, और ये यहाँ से कोई व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। अब हम सब ने जब कोई सामने आंख से दिखता है तो उसको ये चीजें सामने, यानी प्रकाश किरण सीधी चलती है तो उसको सीधी नजर आएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर आपस में मिल रही होंगी, और जब आपस में यहाँ मिल रही होंगी तो एक्चुअल में ये वस्तु हमें यहाँ पर रखी दिख रही होगी, जबकि रियल डेप्थ है इसकी ये, लेकिन हमें दिख रही है ये। इसी को बोलते हैं हम वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर होना। सो दोस्तों हिसाब से हम समझेंगे तो एक्चुअल में ये, तो अब देखो यहां से यहां तक है एक्चुअल डेप्थ, इसको हमने बोला है रियल डेप्थ, एच से इसको हमने डिनोट किया है। दूसरा, यहां है अपरेंट डेप्थ, यानी कि आभासी गहराई, जिसको हम एच डेस मान ले रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो जो यहां से अपरेंट डेप्थ हमें दिख, इसको हम बोलते हैं वी एस, यानी कि वर्टिकल शिफ्ट, यानी कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन। ये क्या हुआ है, ये हुआ है ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट। तो वर्टिकल शिफ्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, एच में से एच डैश को माइनस कर देंगे तो वर्टिकल शिफ्ट मिल जाएगा। सो एच माइनस एच डैश हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। दूसरा, एच यहाँ पर क्या है, वास्तविक गहराई, और एच डैश क्या है यहाँ पर, अपेरेंट, यानी कि आभासी गहराई। अगर हमें यहाँ से आभासी गहराई निकालनी हो कि किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें पूछा जाएगा आभासी गहराई क्या होगी, तो आभासी गहराई हम कैसे निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ को हम डिवाइड कर देंगे उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, यानी कि म्यू2। यहाँ पर म्यू1 क्या है, म्यू1 है जो बाहरी माध्यम है उसका अपवर्तनांक, और म्यू2 है जो वाटर है, यानी कि इनर साइड जो है उसका अपवर्तनांक। सो और म्यू1 है जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है, और म्यू2 है जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है। सो इन्हीं दोनों फॉर्मूले के आधार पे हम एक कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। लाइक आप देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक जलपात्र 2 मीटर गहरा है। तो मान लीजिए ये जलपात्र है, इसकी रियल डेप्थ दे के रखी है, यानी एच दे के रखा है 2 मीटर। इसे यदि इसे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देखा जाए तो यह कितना गहरा दिखाई देगा। ये कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देखा जाए तो कितना गहरा दिखाई देगा। सो अ वेसल ऑफ वाटर इज 2 मीटर डीप, इट इज व्यूड वर्टिकली डाउनवर्ड, हाउ इट विल बी अपीयर इट। सो अब देखिए, मतलब ये है कि हमें यहाँ पे निकालना है कि आभासी गहराई क्या होगी। तो हम सब जानते हैं, अभी देखा था कि अगर हमें आभासी गहराई निकालनी हो, लाइक आभासी गहराई निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच डैश अपॉन एच अपॉन म्यू2। सो लाइक एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन म्यू। अब म्यू2 मतलब को आप म्यू उसको लेके रखना है जहां अपन है, तो वाटर, तो यहाँ पे अपन वाटर का लेंगे। सो एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 2। अब हम सब जानते हैं जो हमारा पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हालांकि यहाँ पे इनको दे के रखा है, अगर नहीं भी देख रखेंगे तो हमें याद रखना है 4/3, तो यहाँ पे लिखा है 4/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, ये 6/4। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1.5,
ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और है कि जब एक तरल का अपवर्तनांक है 1.4 से भरे बर्तन के तल को ऊर्ध्वाधर नीचे को दिखाया जाता है तो यह 15 सेंटीमीटर गहरा दिखाई देता है। तो वास्तविक गहराई यानी कि इसकी हमें एच डैश की वैल्यू दे के रखी है। एच डैश है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। म्यू दे के रखा है हमको 1.4। निकालना क्या है? एच। ठीक। तो हम जानते हैं एच डैश बराबर होता है एच अपॉन म्यू। तो अगर हमें एच निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? एच डैश इंटू म्यू। एच डैश की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.4। अब देखिए यहां हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का लास्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम टीआईआर बोलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि एक घटना जिसमें अपवर्तन हो रहा था, लाइक प्रकाश ऐसे जा रहा था और किसी माध्यम में झुक रहा था, ये इन्हें अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर की ओर। तो पूर्णांतिक परावर्तन का मतलब है ये जो लाइट है इसको हमें वापस उसी माध्यम में लाना है। तो माध्यम में लाने के लिए पहले हमें देखना होगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में हमें जाना होगा। तो आप देखिए अगर हमें इस कण को वापस लौटना है तो विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में जाते हैं। तो विरल से सघन में जाने पर जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये तो इस साइड लौटने से रही, और जब हम सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो यही वही सिचुएशन हो सकती है जब ये और हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे वापस लौट आएगी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए पूर्णांतिक परावर्तन के लिए आदर्श दशा क्या है, आइडियल कंडीशन क्या है, तो प्रकाश की किरण को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ना कि विरल से सघन में। तो ये गलत हो जाएगा और ये कंडीशन हमारे लिए सही हो जाएगी। अब देखिए आगे। सबसे पहले जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाता है तो अपवर्तन के कारण प्रकाश अभिलंब से दूर की ओर हटता है। When a ray of light is passed from a denser medium to a rarer medium, the light deviates away from the normal due to refraction। और यदि आपतित कोण को बढ़ाया जाए तो अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ता है। लाइक आप देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, पहले हमने एंगल आई इतना रखा तो ये एंगल आर, और ये मीडियम कौन सा है हम सब बता रहे हैं कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, यानी ये डेंस मीडियम है ये रेयर मीडियम है। अब हमने एंगल आई को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मींस इतना कर दिया। तो जब एंगल आई बढ़ाया तो आर भी थोड़ा बढ़ेगा, तो आर भी बढ़ गया। उसी प्रकार से हमने एंगल आई थोड़ा और बढ़ाया तो यहाँ हमने क्या देखा, जो एंगल आर है वो अब नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ध्यान रखना जब हम आपतन कोण ऐसा रखें कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण क्रिटिकल एंगल कहलाता है, फिर क्रांतिक एंगल यानी कि क्रांतिक कोण कहलाता है। सो आई बिकम आईसी। और अब हम थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ाते हैं तो ये लाइट क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। तो जब आई इज ग्रेटर देन आईसी होता है तभी घटना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। यानी जैसे जैसे हम ये एंगल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इसका मान कुछ ऐसा रखेंगे कि ये 90 डिग्री होगा तो उसको हम बोल देंगे क्रिटिकल एंगल। और जब हम वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे तो उसी टाइम पे ये उसी माध्यम में वापस लौट आएगा, और इसी घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो देखिए पहले तो यह घटना तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। जब अपवर्तन कोण यानी कि आर, जब अपवर्तन कोण आर, यहाँ पे मैं ये सबको क्लियर कर दूं पहले देखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है, यानी जब आर का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो आपतन कोण यानी कि आई वो क्या कहलाता है, वो क्रांतिक कोण कहलाता है, यानी वो आईसी कहलाता है। तो आई क्या कहलाएगा, आईसी। कब? जब आर का मान 90 डिग्री हो रहा है। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण आईसी से भी अधिक हो जाए, यानी जो आपतन कोण है इसका मान आईसी से भी ज्यादा हो जाए, तो पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है, तब जाके ये सिचुएशन बनती है। सो आप देखेंगे यहाँ वही लिखा है कि जैसे जैसे आपतित कोण को बढ़ाया जाता है आप अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ता है। एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और यदि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण प्राप्त करें तो प्रकाश पुनः परावर्तित होकर उसी माध्यम में आ जाता है, और इस प्रकार से घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यही कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आदर्श जो कंडीशन है, पहली बात तो प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और पूर्णांतिक परावर्तन के लिए जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके पूर्णांतिक परावर्तन की घटना जो है
वो घटित होती है। सो इस प्रकार से ये आज हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक। दोस्तों इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे कि जो पूर्णांतिक परावर्तन है उसके अनुप्रयोग क्या-क्या हैं, कहाँ-कहाँ उसका एप्लीकेशन होता है। दूसरा, इसके बाद हम कुछ और कलर थ्योरीज वगैरह देखेंगे लाइट के, फिर हम लेंस और मिरर की बात करेंगे और हमारा ऑप्टिक्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 1-2 लेक्चरों में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।